फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मैथ के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे और वृत्त की बात करेंगे, ठीक है। तो वृत्त का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस केंद्र से हमने एक सीधी लाइन वृत्त की परिधि पर खींची। अब परिधि क्या है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लाइन हमने खींची ये त्रिज्या है और इसको r से डिनोट करते हैं। इसी लाइन को अगर हम इस तरफ बढ़ा देंगे, यहां तक मिला देंगे तो वो व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई वृत्त पूरे एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करेगा, यानी कि वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी का परिमाप उसकी परिधि कहलाती है, यानी कि सरकमफेरेंस कहलाता है। और हर वृत्त में, चाहे वो वृत्त का आकार कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, हर वृत्त में वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है और इसी अचर अनुपात को पाई कहा जाता है। तो अचर अनुपात क्या है? अचर अनुपात पाई है परिधि बटा में व्यास, और ये बिल्कुल यूनिवर्सली कांस्टेंट है। इसका मान हर वृत्त में कांस्टेंट होता है, हर वृत्त में एक ही होता है। परिधि क्या थी हमने समझ ली थी, एक बार चलना। तो परिधि क्या हुई? परिधि हुई पाई गुने व्यास। व्यास कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी परिधि हुई 2 पाई r। ये परिधि निकल गई। अब सवाल है ये पाई क्या है? तो पाई तो हम लोगों ने समझा कि ये कांस्टेंट होता है। हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईसा पूर्व पहले सबसे पहली बार पाई का सन्निकट मान दिया था, और वो मान था 62,832 बटा में 20,000, जिसका मान आया था 3.1416। और हमारे ही देश के महान गणितज्ञ रामानुजन ने 1887 से 1920 के बीच उन्होंने एक थ्योरम दिया था, या सर्वसमीका दी थी, प्रमेयिका दी थी, और उसी प्रमेयिका के आधार पर आज के गणितज्ञों ने पाई का मान दशमलव के बाद लाखों स्थानों तक निकालने में सफल हुए हैं, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनौशानी है और अनावर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पाई का ये जो मान है, हम लोग व्यवहारिक रूप से पाई का मान पाई बराबर 22 बटा में 7 लेते हैं, या अगर हमें दशमलव में लेना हो तो 3.14 हम लोग व्यवहारिक रूप में पाई का ये मान लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इस चैप्टर से संबंधित त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? जिसे सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये होता है एक, अगर मान लेते हैं हम एक वृत्त में 2 त्रिज्याएं खींचें और उन 2 त्रिज्याओं के बीच और संगत चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को ही क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्यखंड। यानी एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। जैसे मान लीजिए यहां से हमने 2 त्रिज्या खींचा और उसको परिधि से मिला दिया,
और ये चाप है, इसको हमने ए नाम दिया, ये बी है, और चाप इसको हमने पी मान लिया। तो ये जो चाप है और ये जो क्षेत्र है, परिभाषा क्या कह रहे हैं? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, यानी ये जो छायांकित भाग है, जो छायांकित क्षेत्र है, वह वृत्त का क्या है? त्रिज्यखंड है। यहां कुछ कोण भी बन रहा होगा, इस कोण को जनरली थीटा से डिनोट किया जाता है। यहां केंद्र पर दो त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बन रहा है उसे थीटा से डिनोट करते हैं। अब हम लोग वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। वृत्तखंड क्या है? यहां भी एक वृत्त है, मान लीजिए ये पूरी तरह से गोल तो नहीं है, आप मान के चलिए कि ये एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है। यहां से परिधि की एक भाग से हमने दूसरे ये भाग पर परिधि पर ही एक लाइन खींची, और ये इस लाइन को क्या कहते हैं? ये जीवा है। तो चाप, ये चाप है और ये जीवा है और ये केंद्र है। तो चाप, परिभाषा क्या कह रहा है? परिभाषा कह रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप, यानी ये चाप संगत चाप के बीच परिबद्ध हो, यानी कि ये भाग, ये भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो हमने समझा त्रिज्यखंड, सेक्टर और वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब मान लीजिए ये केंद्र है जिसको O से डिनोट किया गया, और यहां से ये लाइन हमने ड्रॉ की, यहां से ये लाइन, सॉरी, यहां से ये लाइन हमने ड्रॉ की, और अगर यहां कोण थीटा बना, ये A, ये B और ये Q, तो जो ये छोटा भाग है इसको क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। इसको हम लोग P नाम दे देते हैं। यहां पे कोई एक बिंदु है, इसको P नाम दे देते हैं। यहां पे भी कोई एक बिंदु है, इसको हम लोगों ने Q नाम दिया। तो O A P B, O A P B, ये क्या हुआ? ये लघु त्रिज्यखंड। और O A Q B, O A Q B, ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब थीटा और ये इस त्रिज्यखंड का, अगर हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो जो दो ये क्या कहते हैं, त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो, यानी कि त्रिज्यखंड हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र इस्तेमाल करते हैं।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? ये है वृत्त का क्षेत्रफल। और हमें कितना का क्षेत्रफल चाहिए? सिर्फ इस भाग का, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। और हमको पता है कि ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है पाई आर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए कि किसी परीक्षा में हमें 100 में या 50 में 20 अंक मिले हैं, तो प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 20 बटा में 50 गुने 100, यानी 20 जो मेरा आया और 50 यानी कि कुल। उसी तरह से अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो सिर्फ इतना का, तो इतना के लिए हम लोगों ने जितना कोण बना है थीटा लिया, और कुल कोण इस केंद्र के चारों तरफ कुल कोण कितना बना? 360 डिग्री का। और कितना में? यानी इस वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में। तो ये जो फॉर्मूला आया इसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक और टर्म आता है संगत चाप की लंबाई, उसको देख ले हम लोग। किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, ए पी बी की बात हो रही है। अगर इस मान लीजिए ये एक रस्सी है, इस तरीके से धागा है, और इसको हम पूरा फैला देंगे तो ये एक लंबा हो जाएगा इस तरह से। ये ए है, ये पी है, ये बिंदु, और ये बी हो, इसी को ऐसे रखा हुआ है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इस लंबाई के लिए जो सूत्र है वो है थीटा बटा में 360 गुने क्या? 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि यहां परिधि की बात हो रही है, पूरे भाग की बात हो रही है। तो पूरे भाग में से हमको, परिधि के कुल भाग में से कुछ भाग हमको चाहिए, यानी थीटा बटा में 360 गुने 2 पाई आर। ये संगत चाप की लंबाई निकल गई। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। ठीक है।